हाँ तो भाई शुरुआत करते हैं डे नंबर 6 की उस 40 दिन की सीरीज में, जहाँ पर हम लोग कंप्लीट उत्तराखंड कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत के 4-5 दिनों के अंदर हम लोगों ने देखा क्या? शुरू के 3 दिनों में हमने देखा उत्तराखंड का पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल। इसके बाद देखा उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है, इसको हमने कई भागों में बांटा था। और जो प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल वाला हिस्सा था वो हमने चौथे दिन खत्म किया था। इसके अलावा ऐतिहासिक काल में जब हम आगे बढ़े थे तो वहाँ पर जो प्राचीन काल वाला हिस्सा था उसके अंदर हमने उसको कवर किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। हमने लास्ट क्लास के अंदर यानी डे नंबर 5 के अंदर क्या पढ़ा था? उत्तराखंड का पहला राजनीतिक वंश। ठीक है, ऐसी अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक वंश, प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। कौन सा राजवंश है वो? कत्यूरी राजवंश, जिसको कार्तिकेयपुर राजवंश भी हम लोग कहते हैं। ओके, तो इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं आपके बसंत देव। बसंत देव। इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर है? प्रारंभिक राजधानी आप देखोगे कहाँ पर? जोशीमठ के अंदर है। ओके, जिसको ज्योतिर्मठ भी कहते थे हम लोग। तो आगे हम लोग इसमें बढ़े, कत्यूरी राजवंश के बारे में समझे। इससे पहले हम लोग अभी तक जानते हैं हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने कुछ लेख पढ़े थे, जैसे कालसी शिलालेख हमने पढ़ा था। कालसी शिलालेख कहाँ पर है? अशोक के द्वारा बनाया गया। कहाँ पर है? देहरादून के अंदर है। भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी ये हमने देखी थी। विषय क्या था? पशु मानव चिकित्सा और अहिंसा के बारे में, अहिंसा को अपनाने की बात की गई थी अशोक के द्वारा, जो कि मौर्य वंश का शासक था। इसके अलावा कालसी शिलालेख की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो जॉन फॉरेस्ट ने की थी। ये भी नोट कर लो, जॉन फॉरेस्ट ने की थी। कब की थी? 1860 के अंदर की थी। कब की थी? 1860 के अंदर की थी, ये भी याद रखना है। लाखामंडल शिलालेख के बारे में याद रखना, वो भी देहरादून के अंदर है। राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिलता है यहाँ से। राजकुमारी ईश्वरा के पिता का नाम पूछा जाता है आपसे, कौन है? भास्कर वर्मन। कौन है? भास्कर वर्मन। पति का नाम पूछ लेता है, पीवाई क्यों है? पति का नाम क्या है? श्री चंद्रगुप्त है। श्री चंद्रगुप्त है। राजकुमारी ईश्वर का जो शिलालेख, जो लेख मिलता है लाखामंडल से, ये किस बारे में जानकारी? यदुवंश की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? यदुवंश की जानकारी। यदुवंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? वो हुआ करती थी सिंहपुर। कहाँ हुआ करती थी? सिंहपुर। जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे ही लिखना। इसके अलावा कुछ हमें त्रिशूल लेख देखने को मिलते हैं, जैसे गोपेश्वर त्रिशूल लेख, जिसके बारे में हमने बात की थी। गोपेश्वर त्रिशूल लेख कहाँ से मिलता है? गोपेश्वर से मिलता है, चमोली से मिलता है, रुद्र से मंदिर से मिलता है। 4 नाग राजाओं का यहाँ वर्णन है। कौन कौन से वो 4 राजा हैं? मैंने आपको क्वेश्चन भी जो दिया था होमवर्क के लिए, उसमें भी ये क्वेश्चन था। कौन कौन से राजा थे? गणपति नाग था। गणपति नाग के अलावा विभुनाग, विभुनाग, इसके अलावा स्कंदनाग और अंशुनाग, और अंशुनाग। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके अलावा गुहा भित्ति एवं ईट लेख। गुहा भित्ति लेख मतलब जो केव्स में जो लेख लिखे जाते हैं, जो गुफाओं में लेख लिखे जाते हैं, उनकी दीवारों में लिखे जाते हैं, ईट लेख। ठीक है, कहाँ से मिले हैं? देवप्रयाग, नैनीताल, बाड़वाला। ओके, आगे बढ़े। इसके अलावा हमने कुड़िंदों की बात की थी। ठीक है, कुड़िंदों की बात की थी। कुड़िंदों के बारे में हमने क्या बात की थी? इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे थी? कालसी थी। कालसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? कालकूट के नाम से जानते हैं या कुलून के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर है। कुड़िंदों की हमें 3 प्रकार की मुद्राएं मिली थी। कौन कौन सी मिली थी? एक तो अमोघवती प्रकार की मुद्राएं होती, जो रजत और ताम्र मुद्राएं दोनों ही थी। इसके अलावा 2 लिपियों का प्रयोग हुआ था इसके अंदर। कौन कौन सी? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का। 3 प्रकार की मुद्राओं में एक तो ठीक है ये होगी। दूसरी मुद्रा कौन सी थी? अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं थी। तीसरी टाइप की मुद्राएं कौन सी? छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्राएं थी। इतना याद है। इसके अलावा हमने पढ़ा था इसके बाद की शक और कुषाणों की एंट्री हुई थी, जो कि विदेशी आक्रमणकारी थे। शक कहाँ पर आ गए थे? शक आ गए थे मैदानी वाले एरिया में कुषाणों के, और ये कुड़िंदों के। और कुषाण कहाँ आ गए थे? कुड़िंदों के तराई वाले एरिया में आ गए थे। ठीक है, ये भी बात हुई थी कि जो शकों का अधिकार है, इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य मंदिरों से मिलता है। ओके, कुषाणों का जो वीरभद्र है ऋषिकेश के नाम से, गोविषाण काशीपुर के नाम से जाना जाता है। और मोरध्वज, मोरध्वज किसके नाम से जाना जाता है? कोटद्वार के नाम से। ठीक है, इतना क्लियर है। योद्धे कुषाणों के पतन के बाद आए थे, नागवंश कुड़िंदों के पतन के बाद आए थे। ठीक है, और जो पौरव वंश है हमारा, पौरव वंश के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तालेश्वर ताम्रपत्र से मिलती है। 5 राजाओं की बात की थी हमने कल, वही। कर अधिकारी कौन था? भागिक था, इसके बारे में बात की थी। इसके अलावा हमें राजस्व में कुछ भूमि के प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे केदार और सारी। बात हुई थी ना केदार व सॉरी, ये भूमि संचित नहीं है, सॉरी। ऐसा कुछ याद आ रहा है? ओके, याद आ रहा है तो अच्छी बात है। नहीं याद आ रहा तो उस क्लास को देखने की जरूरत है। ओके, आगे बढ़े।
अब हम लोग बात करते हैं कार्तिकेयपुर यानी कत्यूरी राजवंश के बारे में। प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है, ये बात दिमाग में रखना। इसके अलावा 700 एडी की बात जब हम कर रहे हैं, 700 एडी से ही हमारा मध्यकाल कहाँ भी शुरू होता है। भारत के जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो मध्यकाल कहाँ से मानते हैं, मोहम्मद बिन कासिम का जब आक्रमण होता है वहीं से तो मानते हैं। वो कब होता है, 711-12 के आसपास होता है ना, वो यानी 700 ईस्वी के आसपास, 700 एडी के आसपास। हर्ष की मृत्यु के बाद जनरली हम लोग उसको शुरू कर देते हैं, ठीक है, हमारे मध्यकाल को। हर्ष की मृत्यु के बाद में क्या होता है, अराजकता का काल जो है शुरू होता है। उसके बाद ही जो है यहाँ पर ये इस तरह से वंश जो है इस्टेब्लिश होता है। ये लगभग कितने सालों तक रहा था, 300 सालों तक रहा था। 300 सालों तक रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली 1000 एडी तक रहा होगा, ठीक है। मतलब जो मेन इनका काल रहा था, जो इनका प्रभुत्व जिस टाइम तक था, वो यही वाला एरिया था, ठीक है। उसके बाद कई सारे दोबारा से राजवंश उभरने लगते हैं अलग अलग स्थानों पर। प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी, वो जोशीमठ में थी, कार्तिकेयपुर नाम था उसका। उसके अलावा जो परवर्ती बाद में जो है इस जो इनकी राजधानी थी उसको कत्यूर घाटी ले जाया गया। अल्मोड़ा बागेश्वर में बैजनाथ वाला जो एरिया है उसके पास जो घाटी पड़ती है उसी को कत्यूर घाटी या गोमती घाटी कहा जाता है। ओके, ऐतिहासिक साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर और बैजनाथ से प्राप्त हमें कुटिला लिपि के ताम्रलेख देखने को मिलते हैं। बैजनाथ से प्राप्त ताम्रलेख की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है आपसे पूछे तो याद रखना कौन सी लिपि है, कुटिला लिपि है, ये याद रखना। इसके अलावा ये वो कत्यूरी राजवंश है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो कि इनका जो देवता था, इनका देवता कौन है, कार्तिकेय है। यहीं से कहीं ना कहीं क्या नाम निकला है, कार्तिकेयपुर राजवंश निकला हुआ है। इसके अलावा कत्यूरी राजवंश के बारे में या कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में आप ये याद रख सकते हो कि इसको उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा जाता है। किस दृष्टि से, इसको वास्तुकला व मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्ण काल माना जाता है, उत्तराखंड का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। एक चीज़ और, जो कत्यूरी राजा हैं इनको जो लक्ष्मीदत्त जोशी हैं वो मानते हैं कि जनरली मूलतः कहाँ के हैं, ये मूल रूप से कहाँ के हैं, ये अयोध्या के हैं, ठीक है। जबकि जो बीडी पांडे हैं जिन्होंने कुमाऊँ का इतिहास लिखा हुआ है, ठीक है, बीडी पांडे, इनको हम कुमाऊँ केसरी के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो बीडी पांडे इनको क्या मानते हैं, ये इनको मानते हैं सूर्यवंशी, क्या मानते हैं, सूर्यवंशी, याद रखना। बीडी पांडे सूर्यवंशी मानते हैं, लक्ष्मीदत्त जोशी इनको क्या मानते हैं, अयोध्या का मूल निवासी मानते हैं। इतना क्लियर है। हाँ, तो कत्यूरी राजवंश के हमें जनरली 3 परिवार देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता है। पहला जो परिवार है उसका संस्थापक है बसंत देव। आगे जाकर खरपरदेव वंश की स्थापना करता है उसका बेटा कल्याण राज एंड त्रिभुवन राज। बसंत देव जो है, मतलब इस वंश के बारे में हमें जो स्रोत प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो होता है हमें बागेश्वर त्रिभुवन राज शिलालेख, ठीक है। बागेश्वर त्रिभुवन राज शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है किसी खरपरदेव वंश की यानी पहले परिवार की। इसके बारे में हमें ये भी जानने को मिलता है यहीं से कि बसंत देव जो था इसने एक गांव स्वर्णेश्वर नामक ग्राम जो है किसको दिया था, मंदिर को दान दिया था। ये स्वर्णेश्वर नामक जो ग्राम है वो कहाँ पड़ता है, बागेश्वर के समीप पड़ता है, ठीक है, बागेश्वर के पास में पड़ता है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो इसको मैं हटा देता हूँ। अभी हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, और इसका अंतिम राजा कौन था, त्रिभुवन राज था, ये भी आप याद रखना। अब हम बात करते हैं जो दूसरा परिवार है निम्बर वंश। निम्बर ने जो है क्या करा थी, इसकी स्थापना करी थी और इसका जो हमें स्रोत मालूम पड़ता है वो कहाँ से पड़ता है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो है किससे संबंधित है, अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे, निम्बर वंश से संबंधित है, ठीक है। ये किस भाषा में है, ये संस्कृत भाषा में है, ठीक है, संस्कृत भाषा में। यहाँ पर जो राजा है निम्बर है, इष्टगण है, ललित सूरदेव है या भूदेव है, इनके बारे में हम अलग अलग जानेंगे, ठीक है। और सबसे पहले निम्बर के बारे में जानते हैं। देखो यहीं पर अब पढ़ाने को देखो मैं यहाँ सारी स्लाइड्स में लिख रहा हूँ, लेकिन फ़ायदा क्या है ना, फ़ायदा ऐसे ही होगा, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है इसको। निम्बर जो है, निम्बर को हम लोग क्या कहते हैं, शत्रुहंता भी बोलते हैं। निम्बर को हम लोग क्या कहते हैं, शत्रुहंता भी बोलते हैं, ये दिमाग में रखना। इसके अलावा जब हम अगले राजा की बात करते हैं इष्टगण देव को, इष्टगण देव के बारे में आप ये याद रखना कि इसको जो है ना, इष्टगण देव ही ऐसा शासक है जिसने समस्त उत्तराखंड को जो है एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था।
इसके समय पर माना जाता है कि जो आपके जो इसकी सीमाएं थी ना गढ़वाल तक जाके मिल गई थी। ठीक है, ईस्टगढ़ के समय में। ललित सुरदेव के बारे में ये याद रखिएगा कि एक महान निर्माता है, महान निर्माता है। सबसे ज़्यादा अगर ताम्रपत्र किसी के मिले हैं, सर्वाधिक ताम्रपत्र अगर किसी राजा के मिले हैं कत्यूरी वंश में, तो वो कौन है? वो ललित सुरदेव ही है। ठीक है, इतना। और इसको 12 अवतार भी बोला गया है, 12 अवतार इसको कहा गया है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र कहाँ पर है? जोशीमठ के अंदर है। कौन सी लैंग्वेज है? संस्कृत है। इतना क्लियर है। इसके अलावा जो भूदेव है, भूदेव के बारे में आपको क्या याद रखना है? भूदेव जो है ना, जो बैजनाथ मंदिर है, बैजनाथ मंदिर कहाँ पर है? बागेश्वर में है। बैजनाथ मंदिर के जो निर्माण हुआ था उसमें इसने सहयोग किया था। निर्माण में क्या किया था? सहयोग किया गया। अच्छा, बैजनाथ मंदिर का निर्माण हुआ कब था? 1150 AD के दौरान हुआ था। ठीक है, कहाँ पड़ता है ये? गरुड़ तहसील में पड़ता है, बागेश्वर की, गरुड़ तहसील बागेश्वर। इतना क्लियर है? हटा दूं ये सब? ओके। इसके अलावा जो तीसरा परिवार है सलोड़ादित्य वंश है। सलोड़ादित्य का एक बेटा है जिसका नाम है इच्छरदेव। ये जो है तृतीय परिवार की जो है स्थापना करता है यहाँ पर, और यहाँ पर शासन करता है। ओके। उसके बाद देशदेव, पद्मदेव, सुभिक्षराज, ये जो है अंतिम शासक है यहाँ का। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? अगर क्लियर हो रही हैं तो आगे बढ़ते हैं। जितना मैं बता रहा हूँ उनको याद रखना। निम्बर को याद रखना। निम्बर को काहे के लिए याद रखोगे? शत्रुहंता। इष्टकरदेव उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। ललित सुरदेव, इसने क्या करा? इसने एक तो सर्व महान निर्माता था, ये याद रखना। इसके अलावा महान निर्माता क्यों होगा? इसने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया होगा। इसके अलावा ललित सुरदेव ही वो शासक है जिसने सबसे ज़्यादा ताम्रपत्र लिखे। भूदेव, इसने बैजनाथ का जो मंदिर था उसके निर्माण में अपना योगदान दिया था। वो बैजनाथ मंदिर जो 1150 में बना था, अब वही बैजनाथ मंदिर जो कहाँ पर है? गरुड़ तहसील बागेश्वर में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें और हैं, देखो ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको बता दी। कुछ चीज़ें जो रह गई हैं उनको यहाँ पर लिख लेते हैं, कलर इसका चेंज करके। उपाधि बसंत देव ने कौन सी ली थी? परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की। ठीक है, बागेश्वर के समीप शिव मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का निर्माण भी किसके द्वारा कराया गया था? वसंत देव या वासुदेव के द्वारा। अच्छा, नरसिंह मंदिर किसका शीतकालीन अवकाश? ये शीतकालीन जो आवास है किसका है? बद्रीनाथ का। जो खरपड़देव वंश है, खरपड़देव ने इसकी स्थापना की थी। कन्नौज के जो राजा थे यशोवर्मन, उसके समकालीन था। अंतिम राजा त्रिभुवन राज था। ठीक है, बागेश्वर त्रिभुवन राज जो लेख मिला था वो भी इसी का था। इसी के हमें जानकारी मिलती है खरपड़देव वंश के बारे में। ठीक है, किरात पुत्र के साथ संधि की थी इसने। व्याघ्रेश्वर देवता को भूमि दान दिया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। ओके। इसके अलावा निम्बर के बारे में आप क्या याद रखोगे? वापिस से एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। जो निम्बर है, निम्बर शैव मतावलंबी था, ये याद रखना। शैव मत को मानने वाला व्यक्ति था, ये याद रखना। जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसने करवाया था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, किसने करवाया था? निम्बर ने करवाया था। ईस्ट गणदेव समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रथम प्रयास इसी के द्वारा किया गया था। जागेश्वर में नवदुर्गा, लवकुश, नटराज मंदिर इसी के द्वारा बनवाए गए थे। ललित सुरदेव सबसे प्रतापी राजा थे, महान निर्माता थे। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में 12 अवतार के समान बताया गया है किसको? ललित सुरदेव को। भूदेव बौद्ध धर्म का घोर विरोधी था। ये बौद्ध धर्म का घोर विरोधी कौन सा शासक था? वो आपके भूदेव था। बैजनाथ मंदिर के निर्माण में इसने सहयोग किया था, वही 1150। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कत्यूरी प्रशासन को समझने की कोशिश करते हैं। कत्यूरी लोग प्रशासन किस तरीके से करते थे? सबसे ऊपरी जो निकाय है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप चीज़ों को देखोगे तो जैसे हमारे यहाँ देश है, हमारा देश क्या है? भारत है। भारत में कौन है? प्रधानमंत्री है। ऐसे ही उस टाइम में देश को क्या बोलते थे? राज्य बोलते थे। राज्य का जो गवर्न करता था, जो सुप्रीम बॉडी होती थी, वो राजा या फिर नरेश होता था। राजा या नरेश दोनों एक ही चीज़ हैं, वो उसको गवर्न करते थे। उसके बाद देश के अंदर जैसे हमारे यहाँ राज्य हैं, आज की डेट में स्टेट्स हैं, वैसे ही उस टाइम में प्रांत हुआ करते थे, प्रांत बोला करते थे। और उनको गवर्न कौन करते थे? राज्यपाल करते थे, और या उपरी करते थे। राज्यपाल या उपरी दोनों एक ही चीज़ है। इसके अलावा जो जैसे आज के टाइम में ज़िले हैं, उस टाइम में जिला या उनको विषय बोला जाता था, और उसका जो हेड होता था वो कौन होता था? विषयपति होता था, ये याद रखना। ठीक है। अच्छा, कुछ विषय थे, विषय जैसे कार्तिकेयपुर, टंकड़पुर, अंतराग, मायापुर हाट
और एसार। ऐसे ही दिमाग में रखो, कभी क्वेश्चन में अगर ये सब दिख जाए तो समझ में आना चाहिए, हाँ ये तो यार इससे संबंधित है, कत्यूरी से संबंधित है, बाकी ठीक है। ओके, अब देखते हैं कुछ प्रशासनिक और सैन्य अधिकारी जो हैं कत्यूरी वंश के। ठीक है, कौन कौन से? सीमा यानी बॉर्डर और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे पद हैं? जैसे प्रांतपाल है, जो सीमा की बॉर्डर की जो सुरक्षा कर रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रांतपाल है। प्रांतपाल कौन है? बॉर्डर की सिक्योरिटी को देख रहा है। ओके, इसके अलावा घट्टपाल यानी गिरिद्वार। गिरिद्वार किसे कहते हैं? माउंटेन पास को कहते हैं, यानी जो दर्रे होते हैं, जिन दर्रों को हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे, तो उनकी रक्षा कौन करता है? घट्टपाल करता है। ठीक है, ये याद रखना। वर्मपाल, वर्मपाल का क्या काम होता है? सीमा के पार जो जा रहे हैं, सीमा पार से जो लोग आ रहे हैं, उन पर नज़र कौन रखेगा? वर्मपाल रखेगा। सीमा के जो जा रहा है सीमा से, या जो सीमा से अंदर आ रहा है, सीमा से जो बाहर जा रहा है, उन पर नज़र कौन रखेगा? वर्मपाल रखेगा। दर्रों पर नज़र कौन रखेगा? दर्रों का रक्षक कौन है? घट्टपाल है। प्रांतपाल सीमा की सुरक्षा कर रहा है। सीमा की सुरक्षा प्रांतपाल। सीमा के आर पार जाने वालों पर नज़र वर्मपाल। नरपति नदी घाटों पर आवागमन की सुविधा का पदाधिकारी है, यानी नदी घाटों का पर सुविधा रखनी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नरपति। यहाँ से शुल्क लेने का काम भी कौन करता है? नरपति करता है। नदी घाटी नरपति। ओके, इसके अलावा जो सैन्य और न्याय प्रशासन है, गौल्मिक पैदल सेना, या इसको हम पदातिक सेना भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पदातिक सेना भी कहते हैं। पदातिक सेना का प्रमुख भी कौन है? गौल्मिक है, यानी पैदल सेना का प्रमुख कौन है? गौल्मिक है। अश्व बलाधिकृत और हस्ती बलाधिकृत, मतलब जो अश्व वाली सेना है उसका प्रमुख कौन है? अश्व बलाधिकृत। और जो गज वाली सेना है, हाथियों वाली जो सेना है, उसका प्रमुख कौन है? हस्त बलाधिकृत है। ओके, दांडिक का मतलब क्या है? दंड अधिकारी, दंड अधिकारी, यानी अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी कौन है? दांडिक है। ठीक है, इसके अलावा दो पुलिस से संबंधित याद रख लो। पुलिस सेना से याद रखें, पुलिस को भी याद रख लो। क्यों? दोषापराधिक, दोषापराधिक, इसका काम क्या होता है? ये अपराधियों को पकड़ने वाला है, अपराधियों को पकड़ने वाला है। जैसे यहाँ पे कौन है? दांडिक है ना सेना के अंदर, ऐसी पुलिस। बस शब्दों को याद रखो, ज़्यादा नहीं जाना अंदर कि यार ये दोनों एक ही तो नाम है, एक ही तो काम कर रहे हैं ना। कुछ शब्दावली होती है जो किसी पर्टिकुलर वंश से जुड़ी होती हैं। आपसे सीधा पूछेगा दोषापराधिक का काम क्या था, या दांडिक का काम क्या था। वैसे तो आप लगा लोगे, बट सामने चीज़ें रहेंगी तो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अपराधी को पकड़ने वाला व्यक्ति दोषापराधिक। इसके अलावा दुह साध्य साधनिक, दुह साध्य साधनिक, इसका काम क्या है? ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख है, गुप्तचर विभाग का प्रमुख है। कौन? दुह साध्य साधनिक। अब यहाँ पे ये वाला कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा दिया, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में ये भी यही आएगा, किसका दुस्साहस है जो कुछ ऐसा करेगा उसको कुछ ऐसा होगा, राइट। तो आप भी इसको भी दिमाग में आएगा कि यार ये भी अपराधी को पकड़ने वाला, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, दुस्साध्य साधनिक कौन है? गुप्तचर विभाग का अधिकारी है, ये याद रखना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कत्यूरी अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। कत्यूरी अर्थव्यवस्था के टाइम में उसका आधार क्या था, कैसे चलती थी यहाँ की अर्थव्यवस्था? कृषि है, खनिज संपदा है, वन है। ठीक है, कृषि है, खनिज संपदा है एंड वन है। जो इसके राजस्व अधिकारी हैं कौन है? भोगपति और सौल्किक, भोगपति व सौल्किक। भोगपति भोग यानी कर वसूलने वाला अधिकारी, सौल्किक शुल्क वसूलने वाला अधिकारी। ओके, खंडपति या खंड रक्षा, खंड से दिमाग में आना चाहिए वन और खनिज। खंडपति खनिज व वन उद्योगों का रक्षक कौन है? खंडपति है, राइट। खंड से वन को याद रखो, चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसके अलावा भूमि मापन प्रणाली जो है वो किस तरीके, बोए गए बीज की मात्रा के आधार पर होता था। बोया गया बीज हम लोग आज के दिन में कैसे मापते हैं? केजी के हिसाब से मापते हैं। उस टाइम में कैसे मापा जाता था? पाथा होता था। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो क्षेत्रपाल है, क्षेत्रपाल किसके लिए जिम्मेदार है? कृषि की जो उन्नति है, कृषि की जो प्रोग्रेस है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्षेत्रपाल है। क्षेत्र से याद रखो कृषि। प्रभावतार या प्रभावतार कौन है? कार्यभूमि की पैमाइश करने वाला अधिकारी कौन कहलाता है? प्रभावतार कहलाता है। ओके ओके, इसके अलावा जो धर्म है, संस्कृति और आदिगुरु शंकराचार्य है। आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में हम लोग जानते हैं, इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी भारतवर्ष के अंदर। 4 मठों की स्थापना की थी। कौन कौन से वो 4 मठ हैं? जैसे ज्योतिर्मठ है, बद्रिकाश्रम है ना। इसके अलावा क्या है? श्रृंगेरी मठ है। इसके अलावा द्वारिका,
द्वारिका शारदा मठ, और इसके अलावा है पुरी गोवर्धन, पुरी गोवर्धन मठ, ज्योतिर्मठ ये आपके बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी मठ, द्वारका शारदा और पुरी गोवर्धन कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है? चारों दिशाओं में लोकेट किए गए इतना। इसके अलावा सब ज्योतिर्मठ आप देखते हो नॉर्थ के अंदर है, श्रृंगेरी मठ आप देखते हो साउथ के अंदर है, द्वारका शारदा कहाँ पर है? ये आपके वेस्ट के अंदर है, और इसके अलावा पुरी जो है ईस्ट के अंदर है। ठीक है, ईस्ट मतलब पूर्व, वेस्ट मतलब पश्चिम। क्लियर है? ओके। देखो भाषा कैसी है, कत्यूरी राजवंश की जो राजभाषा है कैसी है? संस्कृत है। जबकि लोक भाषा क्या है? लोगों में प्रचलित भाषा कौन सी है? पाली या प्राकृत भाषा है। ओके। आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन कब हुआ था? जब इष्टगढ़ देव का शासन चल रहा था। ठीक है, इष्टगढ़ देव का शासन चल रहा था, उस टाइम आदिगुरु शंकराचार्य आए थे। अच्छा, आए क्यों थे? बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए और हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना, दोबारा से हिंदू धर्म स्थापित हो सभी जगह, इसके लिए वो आए थे। ठीक है, और प्रमुख कार्य क्या था यहाँ पर आने का? ज्योतिर्मठ यानी जोशी मठ की स्थापना करना, और बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार भी उनके द्वारा किया गया। ओके। और इनके द्वारा देह को कब त्यागा गया? कहाँ त्यागा गया? केदारनाथ के अंदर। कब त्यागा गया? 820 AD के अंदर। 820 AD के अंदर केदारनाथ में इन्होंने अपना देह त्याग दिया। किसने? आदिगुरु शंकराचार्य ने। 4 मठों की स्थापना की थी, ज्योतिर्मठ, बद्रिकाश्रम, इसके अलावा श्रृंगेरी मठ, द्वारका शारदा और पुरी गोवर्धन। ज्योतिर्मठ नॉर्थ, श्रृंगेरी मठ साउथ, द्वारका शारदा वेस्ट, पुरी गोवर्धन ईस्ट। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब कुछ चीज़ें हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन चीज़? जैसे कत्यूरी वंश है, यहाँ पर हम कत्यूरी के बारे में लिखेंगे तो कत्यूरी लिख लेते हैं यहाँ पर। इसका जो अंतिम शासक था कौन था? अंतिम शासक था इसका ब्रह्मदेव। कौन था? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव के बारे में ये याद रख सकते हो, ये कमज़ोर शासक था। कैसा शासक था? कमज़ोर शासक था और बहुत ज़्यादा अत्याचारी था। कमज़ोर व अत्याचारी शासक था कौन? ब्रह्मदेव। इसीलिए यहाँ पर आप देखते हो लास्ट शासक इसका यही है। इसको जो जागरें हैं ना, हमारी जो जागर वगैरह हमारे यहाँ होती है, इसमें जो जागर लोक कथाएँ होती हैं, इसके अंदर इसका नाम दिया गया है वीरम देव, या इसको वीर देव भी कहते हैं। वीरम देव या वीर देव भी इसको जाना जाता है। किसमें किससे जानकारी मिलती है? हमें जागर गाथाओं से जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक चीज़ याद रखना, जब ब्रह्मदेव था आपके हरिद्वार के अंदर अटैक होता है। किसका अटैक होता है? तैमूर लंग का अटैक होता है। और ये हमें कहाँ से पता लगता है? तुजु के तैमूरी से पता लगता है। तुजु के तैमूरी से हमें पता लगता है कि 1399 के अंदर तैमूर लंग क्या करता है? हरिद्वार में अटैक करता है। हरिद्वार में अटैक करता है और वो किससे टकराता है? जाके ब्रह्मदेव से टकराता है। ब्रह्मदेव, समझ रहे हैं? और क्या हुआ होगा? ब्रह्मदेव हार गया होगा। ठीक है, तैमूर लंग ने उस टाइम में विजय हासिल करी थी। और एक चीज़ और, अटैक की जब बात हो रही है तो 2 अटैक और हुए हैं इस दौरान, 1191 और 1223। ऐसे ही लिखना जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। 1191 के अंदर अशोक चल्ल के द्वारा कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया गया। अशोक चल्ल कौन है? नेपाल का राजा है। नेपाल का राजा है। ठीक है, अशोक चल्ल के द्वारा कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया गया 1191 के अंदर। जबकि 1222 के अंदर कराचल्ल देव द्वारा कुमाऊं पर आक्रमण किया गया। समझ रहे? कुमाऊं पर आक्रमण किया गया कराचल्ल देव के द्वारा। कब? 1223 के अंदर। ओके। इसके अलावा जो कत्यूरी की राजमाता है वो कौन है? जिया रानी है। जिया रानी राजमाता है, और जिया रानी का पुत्र ही कौन है? ब्रह्मदेव है। ओके। जिया रानी को ही हम क्या कहते हैं? कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई भी कहते हैं। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहते हैं। और कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध हुआ था एक, जिसे हम रानी बाग का युद्ध भी कहते हैं। रानी बाग का युद्ध कहते हैं। ये किस किस के बीच में हुआ था रानी बाग का युद्ध? तैमूर लंग वर्सेज जिया रानी। और इसमें किसकी विजय हो गई थी? जिया रानी की विजय हो गई थी। और यहीं पर जिया रानी का मेला भी लगता है रानी बाग के अंदर। रानी बाग कहाँ है? नैनीताल में है। क्लियर है इतनी चीज़ें? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, लगभग हमने 99% चीज़ें कवर कर ली हैं कत्यूरी राजवंश के बारे में, जो भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं।
ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया आपने तो ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट में पिन किया हुआ है लिंक, आप वहाँ पर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अब 3 सवाल जो मैं आपसे आज पूछूंगा इनके जवाब आपको देने हैं कमेंट में, ठीक है। मैं आपको पहला सवाल आपके लिए ये है, जो गिरिद्वार थे, माउंटेन पास जो थे, उनका रक्षक कौन है? माउंटेन पास यानी गिरिद्वारों का रक्षक जो था उस अधिकारी का नाम बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, गिरिद्वारों का रक्षक, ठीक है, इसको बताना पहला। दूसरा, मैंने एक बात करी थी आपको, लाखामंडल लेक की बात हुई थी, किसका था? राजकुमारी ईश्वरा का था। राजकुमारी ईश्वरा का जो पति, राजकुमारी ईश्वरा के पति का नाम क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको जब आक्रमण बताए थे उसमें आपको ये बताना है, जो क्राचल्य देव है, क्राचल्य देव है, उसने कुमाऊं पर आक्रमण कब किया था? कब किया था? 3 सवाल हैं। गिरिद्वारों का रक्षक कौन है? ईश्वरा, राजकुमारी ईश्वरा के पति का क्या नाम है? इसके अलावा क्राचल्य देव ने कुमाऊं पर आक्रमण कब किया था? ठीक है, ओके। तो मिलते हैं आपसे डे नंबर 7 के अंदर। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।